हाँ बच्चों, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखो, ऐसा कि जो लेक्चर्स पहले डाले गए थे आप उन लेक्चर्स को बार बार देखिए। मैं क्वेश्चन में ही वो टॉपिक डिस्कस करता जा रहा हूँ। अगर आप सारे लेक्चर्स बार बार देख रहे हो तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी थ्योरी जो है मैं इस क्वेश्चन में ही इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बिल्कुल मन लगा के करिए बेटे। ये जो 4-6 महीने का टाइम है ना, स्पेशली खास करके 11th वालों के लिए, भाई ऐसा पेपर तो सबका खत्म होने वाला है, इसका आप 12th में जाओगे तो जो 11th का लेक्चर है खास करके पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसमें हम उस क्वेश्चन में ही थ्योरी करवा दे रहे हैं। और मैं आपको 100% एश्योर करवा रहा हूँ फिर दोबारा, अगर आप सारे बार बार देखोगे तो आपके जेई और जेई मेन लेवल और नीट के क्वेश्चंस इससे एक्स्ट्रा आने वाले नहीं हैं। बस हाँ, इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। किसी टाइप का डाउट हो तो आप सेंटर पर आकर के या मेरे मोबाइल नंबर पर इसमें दिया गया उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप अगर सपोर्ट करोगे तो पूरा सपोर्ट हमारा है। किसी टाइप का कोई डाउट हो कहीं भी, कि कोई गाइडेंस चाहिए, कोई किसी बच्चे को इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, कोई भी है, उसके लिए हम पूरा रेडी हैं। आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का। ऐसा कि हमने पिछले लेक्चर में 11th के पी ब्लॉक 13 और 14 ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आई थिंक 15 क्वेश्चन तक आप लोगों को करवा दिया गया था। उसका लोग बार बार देखो, और क्या कहते हैं, अगर कुछ डाउट हो तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको मतलब फ़ोन ना करने से बेटर आप उसको व्हाट्सअप करिए, और जो भी किसी टाइप का डाउट है वो हम व्हाट्सअप के थ्रू आपको इसे नोट्स, अगर किसी के पास नहीं है या किसी को कोई डाउट है तो आई विल क्लियर थ्रू व्हाट्सएप। उसमें लगे रहो आप लोग। बस इसमें ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि हथियार डाल दो या गिव अप कर दिए, बस लगे रहिए केवल पूरा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो आप डिस्कस करोगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3 इज इनसॉल्युबल इन HF। भाई पूरी केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी बात है सॉल्युबिलिटी की और इनसॉल्युबिलिटी की, तो आप एक चीज़ जरूर देखो कि दोनों का नेचर कैसा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक। एक टाइप का कंपाउंड जिसका नेचर सेम है वो अपने उसी में डिजॉल्व होगा जिसका नेचर क्या होगा, उसी के पैरेलल होगा। आयनिक आयनिक में डिजॉल्व होगा, कोवेलेंट कोवेलेंट में डिजॉल्व होगा, आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट डिजॉल्व नहीं होगा। आपको ऐसे देखना। देखिए, तो AlF3 हमारा आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट है HF इज कोवेलेंट कंपाउंड। एक और प्रॉपर्टी है, HF मॉलिक्यूल इज एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्वेंट HF बट डिजॉल्व इन ऑन एडिशन ऑफ NaF में डिजॉल्व होता है। क्यों? AlF3 क्या हमारा, AlF3 यानी कंपाउंड, NaF भी आपका यानी कंपाउंड है, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सर, NaF और AlF3 डिजॉल्व होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, इसका नाम है सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट थर्ड। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसे, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड इसका क्या ऑक्सीजन नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पूरा का पूरा चैप्टर 12 में आप पढ़ोगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मान लो जिस बच्चे को आता अपना कुक वो देख लेगा। सोडियम, इसका नेमिंग का एक सिस्टम होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट थर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है कि AlF3 ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको BF3 में ऐड करने पर ये क्या होता है, इट गेट प्रेसिपिटेट आउट। रीजन क्या है? देखो यहाँ क्या कंफर्म कर रहा है कि बोरान की कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी एल्युमिनियम से ज़्यादा है। ऐसा क्यों भाई? इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरान। अब फिर एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन HF बट डिजॉल्व इन NaF एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? एंड दिस कॉम्प्लेक्स चेंजेस टू दिस कॉम्प्लेक्स वाई ऑन एडिशन ऑफ BF3 because boron having greater complex forming tendency due to small size and high electronegativity of boron। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है,
5 कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर। देखो ऐसा है, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाने के बाद, जैसे मान लो O2 हम इनहेल करते हैं, क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे हम इनहेल करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अराउंड 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट्स इट इज पॉइजनस इन नेचर। आपका 17 क्वेश्चन हो गया। 18 क्वेश्चन देखो, इसका रीजन क्या लिखोगे? सिंपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन and form carboxy hemoglobin which is 300 times more stable than oxy hemoglobin, that's why it is poisonous। लिखने के लिए 2 लाइन ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, हाउ एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखो बेटे ऐसा ही आप लोग पढ़ते आओगे बचपन से ही, स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे 8th में 9th में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कुछ गैसेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेज होती हैं। एनवायरनमेंट में O2 है, N2 है। अगर CO2 आ रहा है देखो, तो CO2 जो अर्थ से जो हीट रेडिएट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सन की जो मान लो लाइट आ रही है, वो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गई, बाकी कुछ रेडिएट हो रही है। तो CO2 क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ पार्ट वो क्या करता है? अदर जगह भेजेगा एनवायरनमेंट में, बाकी रेस्ट पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर वापस भेज देता है। ठीक है, दैट्स वाई जो हीट 100% रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, हीट क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपल क्या आप समझ दोबारा, इसमें डिफरेंट गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी बाकी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्लियर है? वो हीट जो अर्थ से रिवर्ट बैक जा रही है, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका कुछ पार्ट तो वो रिवर्ट वापस भेज देता सराउंडिंग में, लेकिन रेस्ट पार्ट रिवर्ट बैक फिर दोबारा कहाँ पर आता है? अर्थ में। दैट रिफ्लेक्टेड अर्थ बाय CO2। CO2 क्या करता है? बेसिकली वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन में जो हीट रिलीज होती है, उसका कुछ पार्ट तो बाहर चला जाएगा, बाकी अर्थ में क्या होता है? फिर दोबारा वापस आ जाता है। दैट्स वाई टेम्परेचर और हीट ऑफ अर्थ रेज्ड बाय सम पोर्शन, दैट्स वाई इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इतना करेंगे। इसका आगे हम फिर करते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा? 19th। हाँ बेटे देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.20 20th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स इज हीटेड। देखो बेटे ऐसा है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10 मोल्स ऑफ वाटर। देखो अगर आप इसको हीट करोगे तो पहले जो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पहले 9 मोल्स निकलता है, फिर 1 मोल, मतलब सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितने हैं वो रिमूव होंगे। क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर? यहाँ बनेगा Na2B4O7, ये बनेगा। इसको फर्दर हीट करने पर ध्यान देना, इसमें हीटिंग के 2 स्टेप्स हैं। बोरेक्स इज हीटेड, ठीक है, पहले क्या बनेगा? Na2B4O7, और फिर फर्दर इसको हीट करने पर यहाँ पर बनता है NaBO2 प्लस B2O3। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा कंबाइंड फॉर्म, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये हमारा क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड है और ये सोडियम मेटाबोरेट है, सोडियम मेटा, और इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड। दिस इज बोरेक्स बीड। आप लैब में बोरेक्स बीड टेस्ट भी करोगे, डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट आयंस परफॉर्म करते हो। दिस इज बोरेक्स बीड। NaBO2 प्लस B2O3, कंबाइंड फॉर्म ऑफ NaBO2 प्लस B2O3 नोन एज बोरेक्स बीड। ठीक है, तो सोडियम बोरेक्स को हीट करने पर, ये हमारा क्या है? बोरेक्स को हीट करने पर क्या बनेगा? पहले Na2B4O7, इट लूजेज इट्स ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑन फर्दर हीटिंग it gives sodium metaborate plus boric anhydride. These two is known as borax bead। अब देखो फिर ये नेक्स्ट, बोरिक एसिड एडेड टू वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया गया था कि बोरिक एसिड वाटर में ऐड करने पर वाटर का OH हमारा सब्सट्रैक्ट करके क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। और एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया था कि बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो यहाँ पर बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड है BOH थ्राइस बोरिक एसिड
प्लस H2O क्या बन जाएगा ये BOH4 पर, देखो BOH4 पर माइनस, दिस इज टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड आयन, और प्लस H प्लस बनेगा ये, क्लियर है, प्लस H प्लस। तो बोरिक एसिड रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट थर्ड बाय रिलीजिंग H प्लस, ठीक है। एल्युमिनियम इज हीटेड विद NaOH, देखो बेटे यहाँ पर Al प्लस NaOH प्लस H2O, यहाँ बनता है NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस क्या रिलीज होता है ये हाइड्रोजन, प्लस क्या रिलीज होता है हाइड्रोजन, क्लियर है। तो ये इसमें देखो, इसके बाद इसका डी पार्ट और है, मैं इसी में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो हमने जो 3 पार्ट किया उसके अंदर क्या था, पहला बोरस को हीट करने पर क्या होता है, तो बोरस को हीट करने पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या होता है सोडियम मेटाबोरेट। बोरिक एसिड को वाटर में ऐड करने पर क्या बनेगा BH4 पर माइनस, ये वाटर का एस ट्रैप करेगा, वाटर का OH माइनस ट्रैप करके एस प्लस फर्नेस कर देगा, ठीक है। दैट्स इट एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट पार्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है कि BF3 रिएक्ट विद अमोनिया, देखो BF3 है, BF3 प्लस NH3, ऐसे देखो इस टाइप से। हमें पता है दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एंड दिस इलेक्ट्रॉन रिचर कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिचर कंपाउंड NH3, देखो ये NH3 है ये बेटे, ये दिस इलेक्ट्रॉन रिचर कंपाउंड, और ये क्या आपका BF3, दिस इज BF3। जब ऐड करोगे तो इस टाइप से NH3 और BF3 में NH3 एंड BF3 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, देखो यहाँ पे इस टाइप से एक्सेप्ट करेगा ये। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरान आफ्टर दिस रिएक्शन, तो चेंज होता है, किसका चेंज होता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ sp3 है, यहाँ 1 2 3 sp2 है, आफ्टर दैट बोथ चेंजेस टू sp3 मीन्स देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बट बोरान चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आप किसके बाद 21st। हाँ बेटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। 21st में क्या है, सिलिकॉन इज हीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, वैसा है सिलिकॉन कंबाइंड विद RCl और क्या फॉर्म होता है R2SiCl2, हालांकि इसमें चारों फॉर्म होंगे R2SiCl2, RCiCl3, RCiCl4, R4Si, सारे फॉर्म होंगे। और फिर इनसे हम बनाते हैं सिलिकॉन्स बनाते हैं, हालांकि उतना नहीं करना है, इसमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी है आपको। R2SiCl2 फॉर्म होता है और जो R2SiCl2 का हम फिर कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनता है उसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन, उससे बनता है सिलिकॉन्स, जिसका आगे हम यूज बताएंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखिए सिलिकॉन इज हीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्या भाई CH3Cl प्लस सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट करोगे तो ऐसे यहाँ क्या बनेगा, देखो मेन क्या बनता R2, देखो ऐसे इधर देखोगे R2SiCl2 ये बनता है। हालांकि इसके साथ देखो ये भी बनते हैं प्रोडक्ट, R3 बनेगा R3SiCl, ये बन सकता है आपका, प्लस R4Si और ये भी बन सकता है आपका, यहाँ पर देखो CH3SiCl4, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस सेक्शन में तो हमें इतना ही लिखना है, लेकिन हम इन प्रोडक्ट का अगर आप कराते हैं हाइड्रोलिसिस और उससे जो कंपाउंड बनता है हम उसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन, तो बनता है सिलिकॉन्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद HF, देखो SiO2 बेटी, SiO2 प्लस HF, ध्यान दो यहाँ क्या बनेगा SiF4 प्लस H2O, SiF4 प्लस, देखिए SiO2 क्या भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, वेरी हार्ड सब्सटेंस। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। जनरली ये HF या NaF के साथ रिएक्शन करता है, सिंपल क्या फॉर्म करता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। फिर देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद ZNO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस ZNO है, देखो यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ से Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो रिएक्शन लिखना आपको, एक और इसके अंदर एक पार्ट और है, देखो फोर्थ पार्ट क्या है कि
एल्यूमिना इज ट्रीटेड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिना क्या भाई, Al2O3। क्वेश्चन आपका देखो इसमें क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना लिखने की मैं से बोल रहा हूँ, हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। Al2O3 ये आपका डी पार्ट है, Al2O3.2H2 हमारा क्या, हाइड्रेटेड एल्यूमिना किससे संग कराओगे इसको, NaOH के साथ, तो कुछ नहीं बेटे, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम NaAlO2 प्लस H2 फॉर्म होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और बाकी बैलेंस कर सकते हो उसमें H2 करके, इसको बैलेंसिंग आप लोग कर लोगे, दिस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, सिंपल। आपको मेन प्रोडक्ट देखना है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना कंबाइंड विद एक्वस NaOH एंड फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो टी ऑल अबाउट 21st क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट थे, वो करना आप लोग। अगला हम करते हैं 22nd क्वेश्चन के बाद। हाँ बेटे देखो इधर, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको ना इनके रीजन बताने हैं। ठीक है, ये 13th और 14th ग्रुप से रिलेटेड एल्युमिनियम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कुछ फिजिकल एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं, वो बताना आपको। देखो, वाई कंसनट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्युमिनियम कंटेनर। देखो बेटे ऐसा है, एल्युमिनियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आप एज्यूम करो हम HNO3 को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आयरन के कंटेनर में, तो उससे रिएक्शन करके क्या उसको डिग्रेड करता जाएगा वो। लेकिन एल्युमिनियम की सबसे खास फीचर क्या है, देखो मान लो सपोज दैट ये एल्युमिनियम कंटेनर है, ये हम जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड HNO3, एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट एंड फॉर्म ए पैसिव लेयर इनसाइड कंटेनर, और फिर फर्दर एक्शन नहीं होता है, एंड वी कैन ट्रांसपोर्ट HNO3 इन दिस कंटेनर। तो हाई रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज यूटिलाइज्ड इन दिस केस। जिस कंटेनर में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे HNO3 को, एल्युमिनियम का है, जैसे हम HNO3 ऐड करेंगे, इट फॉर्म ए पैसिव लेयर इमीडिएट रिएक्शन के बाद, एंड विच प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कि वाई एल्युमिनियम कंटेनर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट हाईली कंसनट्रेटेड एसिड लाइक HNO3। दूसरा देखो, ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड सोडियम इज यूज टू ओपन ड्रेन। देखो ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी मतलब अभी फिलहाल बाहर ही यूज होती है, फॉरेन में, हाईली डेवलप कंट्री में। होता क्या है, जैसे हम NaOH, यहाँ देखो NaOH है, ये NaOH प्लस H2O प्लस यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम, बनेगा क्या यहाँ पर NaAlO2 प्लस हाई प्रेशर पर क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, इसके प्रेशर से हम ड्रेन को ओपन कर सकते हैं, सिंपल। देखो क्या पूछा गया, मिक्सचर आप डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या है, NaOH और वाटर भी है, और यहाँ पर क्या एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ हम यूज करते हैं क्या, डाइल्यूट NaOH एंड सोडियम इज यूज टू ओपन ड्रेन। डाइल्यूट NaOH एंड सोडियम इज यूज टू ओपन ड्रेन अलॉन्ग विद एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, एंड हाई प्रेशर पर H2 गैस प्रोड्यूस होगा, उसको हम यूटिलाइज करते हैं टू ओपन द ड्रेन। ठीक है, थर्ड देखो बेटे, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ध्यान दो, ग्रेफाइट का फीचर क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट है स्लीपरी लेयर स्ट्रक्चर, स्लीपरी लेयर स्ट्रक्चर, दैट लेयर हेल्ड बाई वन डॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया जाए, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट बिकॉज ग्रेफाइट है स्लीपरी लेयर्ड स्ट्रक्चर, बस सिंपल ये यूज करना है। फिर पूछा गया डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव। देखो एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, कटिंग। हम जैसे मान लो कोई एक पेन लिए, उसके पेन के निप पर थोड़ा सा डायमंड लगा देंगे, और उसको मान लो ग्लास के ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो पूरा का पूरा ग्लास का तक कट जाता है, सिंपल। तो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ये प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन यूज डायमंड एज एब्रेसिव। तो एक लाइन में क्या लिखना है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ एंड बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन यूज डायमंड एज एब्रेसिव। नेक्स्ट है
Aluminium alloy is used to, very important and very good question. Aluminium alloy is used to making aircraft body. देखो ऐसा है, पहली बात कि एल्युमिनियम क्या होता है, मान लो अगर ये कोई एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो पहले, एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव एटम एलिमेंट, जैसे वो इन्वायरमेंट में आएगा इट कैन कंबाइन विद इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, फॉर्म कर लेता है और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है। आप कभी देखे होंगे कि एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट पर कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा। क्यों? एल्युमिनियम हाईली क्या रिएक्टिव है, और एल्युमिनियम जैसे ही इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में आएगा उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है एंड विच फर्दर प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। दैट्स वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी। और दूसरी चीज एल्युमिनियम क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का भी होता है। आप देखोगे यार, कभी मान लो किसी एरोप्लेन बैठे होगे, इसको जो पंख होते हैं ऐसे वो फड़फड़ाते हैं, हल्का हल्का लगता है गिर जाएंगे ये, तो काफ़ी हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है एंड हाईली रिएक्टिव। दीज फीचर्स मेक्स यूटिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम टू प्रिपेयर एयरक्राफ्ट बॉडी। देखो इसमें दो क्वेश्चन और हैं। एक है आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ड इन वाटर ओवरनाइट। ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ड इन वाटर ओवरनाइट। रीजन क्या है, वाटर में रखने पर। अब नहीं आप लोग कहते हैं कि यार एल्यूमिनियम के कंटेनर में पानी मत पियो या एल्यूमिनियम की फॉइल यूज मत करो, खास करके जिसमें आप गर्म रोटी रख रहे हो, तो उसके हीट से ना एल्यूमिनियम आयन क्या फर्निश होता है, Al3+। ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो वही लिखा गया कि वाटर शुड नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल ओवरनाइट। काफ़ी देर तक नहीं रखते हैं, क्यों? उसमें से एल्यूमिनियम आयन फर्निश होगा, दैट इज वेरी हार्मफुल। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, एल्यूमिनियम वायर इज यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। जितने मास का हम कॉपर का वायर यूज करेंगे उसी मास बाय मास रेशियो में, लेंथ बाय लेंथ रेशियो में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वी यूज एल्यूमिनियम वायर इन मेकिंग ट्रांसमिशन केबल। ठीक है, तो इतना पार्ट था आपका 22nd पार्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई देयर इज फिनोमिनल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। बेटे देखो ऐसा है, या पढ़े हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हैं एलिमेंट्स किसके, फुटिंग ग्रुप के। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें उसको रिमूव करने में वी हैव टू सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? और व्हाट इज आईपी, हम आपको बताए थे पिछले किसी लेक्चर में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो आईपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विड यू एक्सप्लेन लोअर रेडियाई ऑफ गैलियम एज कंपेयर टू, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट ही, हम कहते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, देखो इस टाइप सिंपल, ये इंडियम, थैलियम। भाई डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियाई क्या होगा, बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिंक है और यहाँ के 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 एलिमेंट और आकर इसके बाद देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 8 का। और यहाँ पर क्या होगा, गैलियम का जो साइज होगा ना उसमें न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो पुअर शिल्डिंग, मतलब 3D जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी शिल्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, उनकी शिल्डिंग क्या होती है, पूरा होती है। दैट्स वाई इसका रेडियाई क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है इसका, या तो नियरली सेम होगा या थोड़ा सा उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है, सिंपल। नियरली सेम आर इट गेट डिक्रीजेज। अट्रैक्टिव फोर्स का तो उसके इसमें बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स गैलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा, तो रेडियाई बढ़ने के बजाय क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा वो यहाँ पर। और हालांकि इसके बाद फिर इंक्रीमेंट होना शुरू होगा इसके बाद। लेकिन यहाँ से 3D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट आपको बताया गया था, यहाँ देखो S, P, D और ये क्या है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है तो पुअर होता है एज कम्पेयर टू S and P।
डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू एस एंड पी। क्लियर है? तो उस केस में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर ना जा करके न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, सिंपल। तो जो रेडियाई हमें एक सेल ऐड होने के बाद बढ़ना चाहिए था वो थोड़ा सा क्या होता है उसके इसमें घट जाता है या नियरली इक्वल होता है एल्युमिनियम के। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन में इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड रेडियाई डिक्रीजेज। ठीक है।